तो देखो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा ना वो ये है जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले गवर्नर जनरल में पढ़ाई चुका 1774 से लेकर 1785 वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण सवाल ये है जो मैंने बताना है कि वो ये है कि अगर पूछे बंगाल के पहले अस्थायी गवर्नर जनरल कौन थे, तो जस्ट इन्हीं के बाद बने हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद। याद रखना नाम मैकफर्सन। कभी पूछा जाएगा बंगाल के पहले अस्थायी गवर्नर जनरल कौन थे, मैकफर्सन। और मैकफर्सन की अवधि है 1785 से 1786। अब आप समझ जाइए 1785 से लेकर 1786 के बीच में मैकफर्सन रहे, है ना। कभी एसआई के हिसाब से सवाल बन सकता, वैसे तो रेयर केसेस में इसकी डेट पूछी जाएगी सन, लेकिन याद रखो फिर भी। उसके बाद जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो 1786 से लेकर, ध्यान से सुनना, 1786 से लेकर और 1793 की जो अवधि है इस बीच की, ये है आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस की अवधि। बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल कह सकते हैं। कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाए, स्टार्टिंग से लेकर मान के चलो ऐसा पूछ लिया जाए कि बंगाल के पहले दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर? तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले इनके मैं ऐसे पॉइंट से शुरुआत करने जा रहा हूँ इस क्लास की, जो ये मान के चलो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कॉर्नवालिस पढ़े हैं और ये चीज़ नहीं पढ़े तो समझो अपने आधुनिक भारत के इतिहास में कॉर्नवालिस की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो नहीं पढ़े, जिसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त से मैं स्टार्टिंग करूँगा इस लेक्चर की। तो स्थायी बंदोबस्त को पूरी तरीके से समझना है, जो मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसके बारे में मैं बताऊँगा। और बहुत सारे प्रश्नों की संख्या यहाँ से बनती भी है, उन्हें एक एक करके ध्यान से सुनना है, केवल लिखना बाद में है, पहले सिर्फ सुनना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त क्या था, किसके द्वारा ये चालू किया गया, समझ रहे हैं? तो याद रखेंगे जो स्थायी बंदोबस्त था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। पहले तो ये बात याद रखनी है, ये सामान्य रूप से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि स्थायी बंदोबस्त से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्यों स्थायी बंदोबस्त आया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कॉर्नवालिस को? तो देखिए पीछे की पृष्ठभूमि बस इतना समझना है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, क्योंकि वो तो पहले से ही कार्य कर रहे थे वहाँ पे इंडिया में, ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर रहे थे, पहले से ही कर रहे थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो ये चाहते थे कि एक हमारे लिए जो परमानेंट एक निश्चित राशि होनी चाहिए हमारे पास, जिससे कि हम अपने व्यापार में थोड़ी सी गति बढ़ा सकें, समझ रहे हैं? यानी कि एक फिक्स राशि आनी चाहिए। दूसरा उनके लिए ये भी दिक्कत थी, इससे पहले जितने भी गवर्नर जनरल रहे, अंग्रेज किसान दर किसानों के पास जाकर क्या लेते थे, टैक्स लेते थे, राजस्व लेते थे। तो उन्हें वो बहुत दिक्कत होती थी कई बार, किसानों के पास जाना, उनसे टैक्स लेना। आधे किसानों को नहीं भी जानते थे, क्योंकि सभी थोड़ी जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत अंग्रेज़ों के साथ थी। और अंग्रेज या कह सकते हैं अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि उस समय यही थे गवर्नर जनरल, वो ये चाह रहे थे कि एक निश्चित राशि हमें मिल जाए, जिससे कि हम अपने ब्रिटिश व्यापार में लगा दें। ठीक है, तो उसी को देखते हुए सन 1790, पहले मेरी बात को दो स्टेपों में ध्यान से सुन लें, क्योंकि यहाँ से दो अलग अलग सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। सवाल अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई, समझ रहे हैं? तो अगर ऑप्शन में आपके 1793 ना हो, मैं एक बात बता रहा हूँ, इस बात को ही ध्यान से सुनना, जहाँ गलती हो सकती है वही चीज़ सुधार लेनी है। और 1793 में ऑप्शन में यदि नहीं हो तो याद रखना 1790 उसका सही आंसर होगा, इसे पहले याद रखेंगे। उस स्थिति में 1790 इसलिए करना है चूँकि स्थायी बंदोबस्त को बाद में स्थायी किया गया, पहले उसकी नॉर्मल शुरुआत 1790 में हो गई थी। और अभी हम जाने ही हैं कि
86 से लेकर 1793 की जो बीच की अवधि है वो कॉर्नवालिस की है। तो अगर एग्जाम में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई, अगर ये सवाल एग्जाम में बन जाए और 1793 ऑप्शन में ना हो तो 1790 आपको करना, ये बात हमेशा याद रखनी है। क्योंकि स्थायी बंदोबस्त की नॉर्मल रूप से शुरुआत 1790 में हुई और उसको परमानेंट जो किया गया, स्थायी कह सकते हैं, जैसे स्थायी किया गया, परमानेंट स्थायी, तो 1793 में किया गया। अगर 1790 ऑप्शन में ना हो तब तो आप 1793 कर सकते हो। समझ रहे हैं? क्लियर? दोनों होने पर आप 1793 ऑप्शन करो, ये भी बिल्कुल सही है। तो जहाँ गलती हो सकती है मैंने वो बता दिया, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्या है कि पहले 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई 10 वर्ष के लिए। ध्यान से सुनिए, कितने वर्ष के लिए? 10। तो एग्जाम में हो सकता सीधा सवाल ये भी बन जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1790 में हुई, वह शुरुआत में कितने वर्षों के लिए की गई थी ये व्यवस्था? तो याद रखना है, ऑप्शन में होंगे 10, 20, 30, 40, तो याद रखना 10 वर्ष के लिए, है ना। ये कभी एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत के समय सर्वप्रथम इसको कितने वर्षों के लिए रखा गया था, इस व्यवस्था को? तो 10 वर्ष के लिए रखा गया। ठीक है। जब ये 10 वर्ष के लिए रखा गया तो इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या बातें तय हुई वो थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो इसमें जो जमीन का मालिक था वो जमींदार को बनाया गया। ये सवाल आपसे सीधे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉर्नवालिस के द्वारा चलाई गई व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? ऑप्शन होंगे किसान से संबंधित है, बी जमींदार से संबंधित है, सी व्यापारी से संबंधित है, डी और इस तरीके से संबंधित है। यानी कि इस तरीके से ऑप्शन होंगे, तो याद रखना जमींदारों से संबंधित है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, कभी वहाँ जाकर किसान लगा दो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरी जो सर्कल है उसको समझ कर चलना है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वो किससे संबंधित थी? जमींदारों से। इसके तहत अंग्रेजों ने क्या किया, यानी कि अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? भूमि का स्वामी जो था वो जमींदार को बनाया गया। अब ध्यान से सुनो, जमींदार कौन थे? जमींदार थे जो गांव में जो छोटे पूंजीपति लोग होते हैं, समझ रहे हैं? यानी कि जिनके पास थोड़ा सा पैसा होता है। बात समझ रहे हैं? बस इतना ही समझना, बिल्कुल हिंट पॉइंट को समझ के चलना। पहले तो यही याद रखना है कि कॉर्नवालिस की जो स्थायी बंदोबस्त थी वो जमींदारों से संबंधित थी। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, ना कि किसानों से। दूसरा ये याद रखना है कि जो कॉर्नवालिस की जो ये व्यवस्था है स्थायी बंदोबस्त, जमींदार कौन थे? कई बार आपसे कोई पूछ ले कि भाई जमींदार कौन थे, तो जमींदार जो थे जैसे गांव में एक छोटे पूंजीपति लोग होते हैं वो जमींदार बनाए गए। अब उनको किस तरीके से, अब क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो अपना प्रभुत्व जमा लिया था भारत में, भाई क्षेत्र जीत लिए थे तब तक तो क्या है कि कुछ कम धनराशि लेकर, समझ रहे हैं, किन से? छोटे पूंजीपति से, जिनको हम जमींदार कह रहे हैं। समझ रहे हैं? छोटे राशि लेकर और उनको ज़मीन दे दी और उन्हें भूमि का स्वामी मान लिया कि ये भूमि तुम्हारी है। यानी कि इसे इस तरीके से समझो, छोटे जो पूंजीपति लोग थे, जो गांव के एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो उसको अंग्रेज ज़मीन दे देते हैं और कह देते हैं थोड़ा सा पैसा लेकर उनसे कि अब ये आपकी ज़मीन है और आपको किसान से करानी है, यानी कि लगान पे जैसे भी करानी है आपको करानी है, और हमें जो पैसा देना है अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को जो देना है वो तय कर दिया गया। अब वो पैसा कितना था, यहाँ से सवाल सीधा एग्जाम में बनेगा। तो याद रखना स्टूडेंट, ये कभी बन सकता है क्वेश्चन सीधा एग्जाम में। इसके तहत जो राजस्व निश्चित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये किया कि उपज का, समझ रहे हैं, उपज का 10/11, ध्यान से सुनिए, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। यानी कि 1100 रुपये पर 1000 रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी को देने होंगे। किसको? जमींदार को। समझ रहे हैं?
और 100 रुपये जमींदार अपनी इस मेहनत का किसके पास रखेगा? अपने पास रखेगा। मान के चलिए कुल 1100 रुपये की चीज़ हुई, मान के चल लेते हैं 1100 की चीज़ हुई है। 1100 का गुणा 10/11, जब आप गुणा करके आगे निकालेंगे तो 1000 आएगा। तो 1000 तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही देना है। बचा कितना? 100 अपनी सेवाओं के बदले जमींदार को अपने पास रखना होता था। ये तय किया गया किसके द्वारा? किसके द्वारा तय किया गया? ये तय किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, सवाल यहाँ से यही बनने हैं एग्जाम में, दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से याद रखो। पहला, स्थायी बंदोबस्त के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना भू राजस्व देना होता था? कुल राशि का 10/11। अगर पूछे कि जमींदार को अपने पास कितना रखना होता था, तो कुल राशि का कह सकते हैं 1/11। बस इतना याद रखना। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को देखते हुए, सही है। तो ये तय किया गया। और जमींदार जो थे उन्हें भूमि का क्या माना गया? मालिक माना गया। समझ रहे हैं? तो ये एक व्यवस्था स्टार्टिंग हुई, यानी कि 1790 से। वैसे ये व्यवस्था स्टार्टिंग में 1790 से लागू हुई, याद रखना है। लेकिन जिस समय ये लागू हुई उस समय 10 वर्ष के लिए लागू की थी पहले। अब चीज़ें बीच में कॉर्नवालिस ये देखना चाहते थे कि सर्कल सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर सही चलता तो ठीक है, तो ऐसा हुआ। तो फिर बिल्कुल जब चीज़ें बिल्कुल एकदम स्पष्ट और सही चलने लगी, तो सन 1793 में, ध्यान से सुनिए, यही सवाल एग्जाम में बनेगा। सन 1793 में इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया, है ना। तो कई बार अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई, तो 1793 में हुई थी। इसको स्थायी कर दिया गया, यानी कि परमानेंट। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और ध्यान से सुनना, इसको कई अन्य नामों से जाना जाता है, मैं उनके जरा नाम बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसे इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेगा, इसे विशेष रूप से याद रखेंगे। इसे इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसे जागीरदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। 2 पॉइंट्स ध्यान से सुन लें। इसे इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता, इसे जागीरदारी बंदोबस्त भी कहा जाता 2, इसे विश्वेद्वारी बंदोबस्त भी कहा जाता है 3, समझ रहे हैं, और इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। 4 नाम आपके याद होने ही होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो स्थायी बंदोबस्त के ही पूछेगा, वो एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि इस्तिमरारी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई, तो 1793 में ही इस्तिमरारी बंदोबस्त की शुरुआत हुई। ठीक है, क्लियर। तो ये एक व्यवस्था उस समय 1793 तक, अब बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। और अब इस व्यवस्था के दौरान ध्यान से सुनना, जिस समय ये व्यवस्था शुरू हुई स्थायी बंदोबस्त 1793, तो स्टार्टिंग में ये कहाँ शुरू हुई, ये सवाल बनेगा एग्जाम में, एसआई के हिसाब से भी और कांस्टेबल के हिसाब से भी। तो याद रखें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसकी शुरुआत हुई। और साथ के साथ, चूंकि हम यूपी के निवासी हैं, हमें यूपी वाले ज़्यादा स्पेशली याद रखना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तो इसकी शुरुआत हुई स्थायी बंदोबस्त की। लेकिन उत्तर प्रदेश से, चूंकि हम यूपी के निवासी हैं, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी बनेगा कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। अब चूंकि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपी में ज़रूर बनेगा, यूपी के एग्जाम में, तो याद रखना, बनारस, उत्तर प्रदेश में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। लिखना बाद में है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना है। अर्थात आपके समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसकी शुरुआत बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हुई। वही तीनों हैं ये जो इलाहाबाद की संधि के दौरान अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, इसके अलावा यूपी पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि जिस समय आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो निश्चित रूप से ये सवाल बनेगा कभी एग्ज़ाम में। आज तक नहीं बना, पर मैं कह रहा हूँ बनेगा कभी एग्जाम में। और वो पूछेगा कि कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई, तो बनारस में हुई, यानी कि काशी। सेम ही बात है वाराणसी,
ठीक है, चूंकि ये सवाल एग्जाम में बन सकता है, चूंकि यूपी में जो शुरुआत हुई और स्पेशली जो यूपी की स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि यूपीएसआई की कर रहे हों, यूपी कांस्टेबल की कर रहे हों, है ना, यूपी ट्रिपल एससी पैट की कर रहे हों। मेरा कहने का अर्थ ये है स्टेट लेवल से संबंधित, ठीक है। अब ये जो व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त चला, इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, है ना, इंग्लिश में। तो इसके गुण क्या थे, क्या हुआ इससे? देखिए, इस विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरीके से सुनना, क्या था, क्या हुआ इससे, क्या चेंजेस देखने को मिले। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो गुण निकल कर आया सामने, वो ये है, जब ये व्यवस्था हुई तो जो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इतना लाभ हुआ कि उसको एक निश्चित राशि प्राप्त होने लगी। भाई उन्होंने फिक्स कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, साल में यदि किसी जमींदार से इतना टैक्स लेना ही है तो उन्होंने तो अंग्रेजों ने तो अपना टैक्स फिक्स कर ही दिया। अब चाहे फसल उतने की हो या फिर ना हो, दोनों चीज़ों को ध्यान से सुने, चाहे तो फसल हो या फिर फसल ना हो, क्लियर। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना देना ही देना है, समझ रहे हैं? अरे समझ में आया ना। और जमींदार को कितना रखना होता था? 1/11, यानी कि अपनी मेहनत का सिर्फ 1/11 किसको रखना होता था? जमींदार को। किसान क्या करता था इसमें? किसान छोटा था, किसान को एक तरीके से पोते पर काम करना होता था, ऐसा समझ के चलो, जैसे कह देते हैं और हमारे यहाँ ना क्या देते हैं, ठेके पर ले जाना, इस तरीके से, ठीक है। तो इस व्यवस्था से क्या हुआ? पहला पॉइंट, कंपनी को इतना लाभ हुआ कि कंपनी को एक निश्चित राशि प्राप्त होने लगी। अब ये तो सीधी सी बात है, एक निश्चित राशि प्राप्त होती तो बढ़िया ही है, कंपनी को एक निश्चित राशि प्राप्त होने lगी, फिक्स। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इससे क्या था, कंपनी के जो लोग थे, बहुत ध्यान से सुनना, जो कंपनी के लोग थे, यानी कि कह दो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, सेम ही बात है, हर घर जाके किसानों से जो टैक्स लेना था उससे मुक्ति मिल गई। जैसा कि मैंने अभी भी बताया स्टार्टिंग में, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या करते थे, किसान दर किसान घर जाते थे, तब जाकर टैक्स कलेक्ट करते थे, है ना। इस व्यवस्था के तहत क्या हुआ, जमींदार को ये सब कुछ व्यवस्था करनी थी और टैक्स पहुंचाना था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसका निकल कर आया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनको किसान दर किसान या किसान के जो प्रॉपर अलग अलग किसान हैं उनके घर जाकर टैक्स लेने की क्या हो गई, छूट मिल गई, क्योंकि अब उन्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है ये गुण। पहला गुण मैं बता ही चुका, एक राशि कलेक्ट होने लगी अच्छी खासी साल की, चाहे फसल कितनी भी हो रही है लेकिन उसे तो उतना ही देना है, क्लियर। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि किसान के घर, अरे बात पीछे बिल्कुल बात मत करो, किसान के घर जब जा के उनके दूसरे पॉइंट ये हुआ कि हर किसान के घर जाकर ये टैक्स से मुक्ति मिल गई, क्योंकि अब तो टैक्स किसको इकट्ठा करना था, किसानों से भी, जमींदार को इकट्ठा करना था ना। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, समझ रहे हैं, उनको क्या हुआ, उनको इससे छुटकारा मिलने के बाद, क्योंकि इधर से तो छुटकारा मिल गया और साम्राज्य विस्तार का समय मिल गया कि अब इंडिया में साम्राज्य विस्तार करो। इधर से तो ये व्यवस्था चली रही है, अब साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दो, यानी कि साम्राज्य का विस्तार करना, लैंड एरिया को घेरना, शासन करना, इसमें पॉलिटिकल व्यवस्था में ज़्यादा पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या फ़ायदे क्या हुए इसके, मैं फ़ायदे गिनवा रहा हूँ, फिर नुकसान भी गिनवाऊंगा अभी। चौथा ये कि जो जमींदार थे वो अंग्रेज़ों के भक्त बन गए एक तरीके से। भाई सीधी सी बात है, जमींदारों को कुछ पैसा मिल रहा है, किसके द्वारा मिल रहा है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा मिल रहा है, तो जमींदार जो थे वो अंग्रेज़ों के भक्त बन गए। इसीलिए आप कभी 1857 की क्रांति में आगे कभी पढ़ेंगे ना, 1857 रिवोल्ट में, उसमें देखोगे जमींदारों ने साथ नहीं दिया था भारतीय लोगों का। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही अंग्रेज भक्त थे, इसी कारण से, समझ रहे हैं। तो उन्हीं अंग्रेज भक्त बन गए, इससे क्या हुआ,
इससे वो अंग्रेज भक्त बनने के साथ उन्होंने एक और काम किया कि जो छोटे मोटे आंदोलन है ना, उनमें अंग्रेजों का ही साथ दिया। तो ये जो व्यवस्था थी, ये इसके गुण थे, किसके? स्थायी बंदोबस्त के, जो निकल कर आए। आया कुछ समझ में? तो पॉइंट एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि एक निश्चित राशि कलेक्ट होने लगी। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को छुटकारा मिल गया कि हर किसान के घर जाकर टैक्स कलेक्ट करना है, क्योंकि अब तो वो टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जमींदार की थी और उसको वहाँ पहुँचाना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अब साम्राज्य विस्तार का समय मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, जो जमींदार थे वो अंग्रेज़ों के क्या बन गए? भक्त बन गए। सीधी सी बात है, उनके माध्यम से वो उनका काम चल रहा है, ऐसा कह दो। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, वो तो आपका सिपाही भर्ती हो या दारोगा भर्ती हो, दोनों में बन सकता, सूर्यास्त का नियम। अगर कभी नहीं सुना है तो ध्यान से सुन लें, और सुन लिया है तो बहुत अच्छी बात है। कभी एग्जाम में पूछा जाएगा सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित था, तो सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि सूर्यास्त का जो नियम था वो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। पहले स्टेप में तो हमें ये बात याद होनी चाहिए। अब फिर दूसरा ये याद रखना है कि सूर्यास्त का जो नियम था वो मोस्टली जमींदार से संबंधित था। अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया। क्या था ये सूर्यास्त का नियम? जरा इसको अच्छी तरीके से सुन लेना है। अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया। इस नियम के तहत क्या व्यवस्था की? जो जमींदार था, यानी कि जिसको किसानों से टैक्स इकट्ठा करके किसको देना होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। उस के लिए एक नियम बनाया गया जमींदार के लिए कि एक निश्चित राशि तय की गई कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 24 तारीख मान लें, और आज क्या तारीख है? 12। 24 तारीख के सूर्यास्त होने से पहले, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, उदाहरण के लिए समझ सकते हैं केवल सूर्यास्त के नियम को। एक निश्चित राशि तय, एक निश्चित तिथि तय की गई, और एक निश्चित तिथि तय करने के बाद उस दिन सूर्यास्त के नियम से पहले, सूर्यास्त से पहले वो जो राशि थी जो जमींदार के पास आती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ कलेक्टर ऑफिस में जमा करनी थी। और अगर किसी वजह से उस सूर्यास्त तक किसी कारणवश 1% मान के चलिए, जमींदार उस जमीन को, उस राशि को यदि कलेक्टर ऑफिस तक नहीं पहुंचाता है, तो उसकी जो ज़मीन थी जिसके वो मालिक बने थे, जिसे अंग्रेज़ों ने उन्हें भूमि का स्वामी माना था, उनकी उस भूमि को क्या कर दिया जाता था? नीलाम कर दिया जाता था। कहाँ से आ रही है ये? एक बार इन्हें बंद कर कहो पहले। अब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब आया कुछ सूर्यास्त का नियम। अगर सूर्यास्त का नियम पूछा जाता किससे संबंधित है, तो याद रखिए जमींदार से संबंधित है। सूर्यास्त का नियम किस व्यवस्था से संबंधित है, तो याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। अगर आपसे कोई मालूम करता है कि भाई क्या है सूर्यास्त का नियम, तो सूर्यास्त के नियम में सिर्फ एक लाइन में एक जवाब है, बहुत शानदार सा, इसे इतना याद रखो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या कह सकते हैं अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, एक निश्चित राशि, एक निश्चित तिथि तय की, और उस तिथि के सूर्यास्त से पहले जमींदार को फुल राशि जमा करनी होती थी। यदि नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो जमींदार की पूरी ज़मीन जो उसके जिसके वो मालिक बने थे, उसको क्या कर दिया जाता था? उसको नीलाम कर दिया जाता था। यानी कि देखो, दोनों तरफ से फंसे जमींदार भी। जमींदार को जो भूमि का स्वामी माना गया था, बहुत ध्यान से सुनना, वो ऐसे ही नहीं माना गया था, उनसे कुछ राशि पहले ली गई थी थोड़ी बहुत, तब भूमि का स्वामी माना गया था। यानी कि उन्हें क्या बनाया था? उन्हें वो बनाया था, तुम मालिक हो इसके। ठीक है। अब क्या हुआ? अब देखिए ये ऐसी व्यवस्था क्यों हुई? अच्छा, खुद सेंस लगाइए। कई बार गांव में होता, गांव में कई बार जानकारी होती है आपस में, कई बार किसानों के पास पूरी तरीके से नहीं होती। आप जानते होंगे कि फसल एक ऐसी चीज़ है, कई बार अच्छी हो जाती है, कई बार बिगड़ भी जाती है। तो क्या है कि जो जमींदार थे, वो जमींदार तो प्रत्येक किसानों को अच्छी तरीके से जानता ही था,
तो कई बार किसान ऐसा भी तो कह देते हैं कि भाई अगली बार देख लेना, ऐसे ही एडजस्ट कर लो कुछ। तो कई बार करना पड़ता है, कई बार एडजस्ट, और इसी चक्कर में कई जमींदार इस व्यवस्था के अंतर्गत अपनी क्या खो बैठे, जमीन खो बैठे, यानी कि वो भूमि का जो स्वामी बने थे उसका हक खो बैठे। आया कुछ समझ में? तो ये था सूर्यास्त का नियम। तो इसी से रिलेटेड है, ऐसा ना सोचें कुछ अलग है। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए, बहुत विशेष रूप से सुनना कि सूर्य अस्त का नियम किससे संबंधित है, तो याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त से ही संबंधित है। तो मैंने गुण भी बता दिए। अब आप इसके दोष देखिए, दोष क्या थे, यानी कि इस व्यवस्था के दोष क्या थे, कमियां क्या थी इस व्यवस्था में, ऐसी क्या कमी रही जो ये फेल हो गई। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण दोष है वो यही है कि जो सूर्यास्त का जो नियम बनाया अंग्रेजों ने इस व्यवस्था के अंतर्गत, उसके तहत क्या हुआ कि जो कुछ जमींदार तो कलेक्टर ऑफिस में जमा कर देते थे राशि, लेकिन कई बार कुछ नहीं कर पाते थे, नहीं क्या मतलब कलेक्ट नहीं हो पाई उनको राशि इतनी। तो सूर्यास्त के नियम के अनुसार क्या हुआ, उनकी जो ज़मीन थी, उनकी जो जिसके वो भूमि के मालिक बनाए गए, वो नीलाम कर दी, है ना। और अब आप सोच रहे होंगे भाई उनकी ज़मीन किसने ली जो नीलाम की? तो जो शहर के जो मोटे व्यापारी लोग थे, जिन्हें कृषि का कोई अनुभव नहीं था, वो ले लेते थे उन्हें, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुए, जमींदार जो भूमि के मालिक बनाए गए थे वो क्या होते चले गए, घर से बेघर होते चले गए। यानी कि ये एक नुकसान, दोष, अच्छी तरीके से याद रखना, जो इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ा इस व्यवस्था का। क्लियर? दूसरा महत्वपूर्ण ध्यान से सुनना है, जो नीलामी जो होने लगी, इनकी जो नीलामी के समय जो भूमि थी, वो मैंने जैसा कि अभी बताया कि जो शहर के बहुत धनी लोग थे उन्होंने ले ली, क्योंकि अंग्रेज उसकी नीलामी कर देते थे, तो अंग्रेज़ों को तो पैसा चाहिए था, अपना पूरा टैक्स, ठीक है। तो वो जो बहुत धनी लोग थे, उनकी जो ज़मीन थी वो किसने ले ली, धनी लोगों ने ले ली। इससे क्या हुआ, जिन्हें कृषि का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, उन्होंने ज़मीन ले ली। किन्होंने? जिन्हें कृषि का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, यानी कि सेठ लोग कह सकते हैं या फिर व्यापारी लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्हें कृषि का कोई अनुभव नहीं था, उन्होंने किसानों से औने पौने पैसा लेने शुरू कर दिए। इस तरीके से जो व्यवस्था थी पूरी डामाडोल होती चली। आपने भले ही डायरेक्ट 1857 की क्रांति पढ़ी हो, लेकिन मैं एक बात बता दूं, एक तो ये स्थायी बंदोबस्त, एक राज्य हड़प नीति जिसको डलहौजी की है, और एक वेलेजली की सहायक संधि। ध्यान से सुनिए, ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, इन्हीं तीनों पॉइंट्स के बल पर ही 1857 की क्रांति हुई थी। वो तो चर्बी वाले जो कारतूस का जो मुद्दा था, वो तो एक सामान्य चिंगारी थी सिर्फ केवल, लेकिन ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, डलहौजी की हड़प नीति, वेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, ये था मुख्य आधार किसका, 1857 की क्रांति का। अब आप समझ लीजिए, यहीं से जनता परेशान होनी शुरू हो गई थी। तीसरा पॉइंट याद रखना है, इससे क्या हुआ, इस व्यवस्था के दौरान जो जमींदार किसान थे ना, किसान यानी कि रेयत, वो पूरी तरीके से किस पर आश्रित हो गए, जमींदार पर। भाई वो तो जमींदार के ऊपर थे, अब किसान तो, और जमींदार को टैक्स कहाँ देना होता था, कलेक्टर ऑफिस में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान पूरी तरीके से जमींदार के ऊपर क्या हो गए, आश्रित। तो ये आश्रित हो गए, और इससे कई बार जो है वो अपना टैक्स भी नहीं दे पाए। भाई उपज कम होती थी, कई बार टैक्स नहीं पहुंच पाता था, तो जो व्यवस्था थी पूरी तरीके से बिगड़ती चली गई, ठीक है। अंतिम पॉइंट जो विशेष रूप से याद रखना वो ये है, इस व्यवस्था ने और क्या किया, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो अंग्रेज थे उनका समर्थन करने वाले कुछ लोगों का उदय हुआ भारत में। भाई सीधी सी बात है, कुछ जमींदारों ने ही तो ज़मीन खोई है, ऐसा थोड़ी है कि सभी जमींदारों ने ज़मीन खो दी है। जिन्होंने खो दी है वो अंग्रेज़ों के विपक्ष में चले गए हैं, जिन्होंने ज़मीन नहीं खोई है वो अंग्रेज़ों का कुलीन तंत्र में शामिल हो गए। यानी कि इस व्यवस्था से एक और सबसे बड़ा पॉइंट्स निकल कर आया सामने कि क्या हुआ कि जो
जमींदार थे जिन्होंने अपनी ज़मीन नहीं खोई थी, जिनके काम चल रहे थे ठीक ठाक बीच में, समझ रहे हैं, मीडिएटर का जो काम कर रहे थे बीच में, इंग्लिश में कह दो मीडिएटर, हिंदी में कह दें मध्यस्थता, ठीक है। तो वो जो काम कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना है, उसमें एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, यानी कि अंग्रेजों के फेवर करने वाले जो लोग थे, अरे पहले तो हाथ नीचे करो इसे, जो अंग्रेजों के जो फेवर करने वाले लोग थे, फेवर में रहने वाले, उनका निर्माण हुआ। बहुत बढ़िया सवाल बन सकता कभी एग्जाम में, इस बात को याद रखना, वो पूछेगा किस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों के जो समर्थन करने वाले एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त। आया कुछ समझ में? तो इसके मैंने आपको गुण भी बताए, इसके मैंने आपको दोष भी बताए। कई बार सीधा एग्जाम में सवाल बन जाएगा कि रैयत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मध्यस्थता का रैयत कोई बात ना है, ऐसा तो होता चलता रहे, सभी के साथ हो गए। देखो, रैयत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मध्यस्थता का कार्य किसने किया? बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्योंकि यही पूछे जाने हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अलग से आएगा, ये पूछेगा कि रैयत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मध्यस्थता का कार्य किसने किया। तो रैयत का मतलब है किसान और ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब है अंग्रेज, समझ रहे हैं। और मध्यस्थता का कार्य किसने किया? जमींदार। ये भी पूछा जा सकता है कि रैयत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मध्यस्थता का कार्य जमींदार ने किया। यह व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? नॉर्मल शुरुआत इसकी 1790 में हुई। जिस समय इसकी शुरुआत हुई उस समय 10 वर्ष के लिए लागू किया गया, लेकिन ध्यान रखना है 1793 में इसे परमानेंट रूप से परमानेंट कर दिया गया, यानी कि इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया। लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो राजस्व तय किया गया था वो था कुल जो टैक्स था, कुल उपज का 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था या अंग्रेजों को देना होता था, और 1/11 जमींदार को अपने मेहनत या अपने उस कार्य के बदले अपने पास रखना होता था। तो ये जो व्यवस्था थी इसे अच्छी तरीके से याद रखना है। अब चूंकि ये परमानेंट जो हुई थी 1793 में हुई, अभी मैंने बताया, तो कभी पूरी डेट पूछी जा सकती है। 22 मार्च 1793, 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त जो है परमानेंट कर दिया गया, यानी कि परमानेंट शुरुआत जो हुई थी इसकी 22 मार्च 1793 को हुई थी। स्थायी बंदोबस्त से संबंधित जो गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, याद रखना है ना। और उनकी जो अवधि है लॉर्ड कॉर्नवालिस की, याद रखना 1786 से लेकर 1793। इतने कंसेप्ट बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।